यस। ठीक, चलिए। तो हम लोगों का डिस्कशन क्या चल रहा था? वी वर डिस्क ओह अच्छा, वी डिस्कस्ड ऑन द एमसी, राइट। वी डिस्कस्ड ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करा था। एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं अभी आज बताऊंगा, है ना? তুই রেকর্ডিংটা দেখেছিস? পড়ছিলিস? অসুবিধা হয়নি তো? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? चलो बहुत अच्छी। ड्रेस कहाँ है? जैकेट क्यों नहीं पहनता? क्या? और लॉन्ड्री। तो पिछले दिन एक बार जस्ट अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ द सेम। 0th डे, 28th डे, याद है ना? 14th डे, 13th डे, करा था ना ये सब? 3rd टू 5th डे, 17th डे, 25th डे, ये सब करा था तो। और फिर ऊपर करा था ओवरियन इवेंट्स, ओवरियन इवेंट्स। और नीचे करा था यूटेराइन इवेंट्स। और ओवरियन इवेंट्स में, तो ओवरियन इवेंट्स और यूटेराइन इवेंट्स जो करा था हम लोगों ने, उसमें ओवरियन यूटेराइन इवेंट्स में दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज और द ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, है ना? नाउ फ्रॉम हियर टू हियर इज द प्रोलिफरेटिव फेज, बताया था मैंने। प्रोलिफरेटिव फेज लिख दिया सबको ज्वाइन करने के लिए। प्रोलिफरेटिव फेज। और यहां इसके बाद, यहां से लेके ये, दिस इज द सिक्रीटरी फेज, याद है ना? सो अप टू दिस इज द सिक्रीटरी फेज। सो अप टू दिस इज द सिक्रीटरी फेज। और फिर ओवरियन इवेंट्स में मैंने कहा था फॉलिक्यूलोजेनेसिस तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग हो रहा है। सो इधर से लेके इधर तक दिस इज द फॉलिक्यूलर फेज, ये बताया था मैंने, फॉलिक्यूलर फेज। फिर मैंने बताया था कि दिस इज द ओव्यूलेटरी फेज, ये जो फेज है दिस इज द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज। और फिर यहां से लेके यहां तक इज द कांस्टेंट फेज, जिसको कहते हैं ल्यूटियल फेज, जिसका वैल्यू हमेशा 14 रहेगा, ये बताया था। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ ह्यूमन फीमेल, लिखा था ना मैंने, ऑलवेज कांस्टेंट इन अ ह्यूमन फीमेल, दैट इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली ना इज इक्वल टू 14 डेज। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 14 डेज। इसीलिए कोई भी नंबर ऑफ डेज हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 28 हो गया, 32 हो गया, कुछ भी हो गया, -14 करोगे, यू गेट द डे ऑफ ओव्यूलेशन, है ना? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि द डे ऑफ ओव्यूलेशन, द डे ऑफ ओव्यूलेशन इज इक्वल टू द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, बताया था मैंने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, बिकॉज मैंने आपको कहा था दैट फर्टिलाइजेशन मस्ट ऑकर, fertilization fertilization must occur within the first 24 hours, within the first 24 hours of ovulation। अगर उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, then the ovum will remain unfertilized and will be eliminated, our mobile, and will be eliminated through menstruation, बताया था मैंने। तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द डे ऑफ ओव्यूलेशन इज इक्वल टू द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था दैट शुरू जब होता है, द फॉर्मूला इज FLOP, बताया था मैंने। FSH इज अबव द लेवल ऑफ LH एंड ईस्ट्रोजन इज अबव द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, पढ़ाया था मैंने। उसके बाद यहां से लेके शुरू करके यहां तक, दैट वाज, सॉरी यहां तक नहीं, 17 डे तक, 17 तक, है ना? दैट वाज LFOP,
LFOP ये भी बताया था मैंने, ल्यूटियल पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इज अबव द लेवल ऑफ FSH एंड ईस्ट्रोजन इज अबव द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद 17 से लेके अप टू 25 ये जो फेज है दैट इज LFPO, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन इज अबव द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन पीक कब लेगा? बिटवीन 19 टू 21, 19 से लेके 21, एखाने 19 एखाने 21, 19th और एखाने 21st, इसके बीच में प्रोजेस्टेरॉन इज एट द पीक। ये पढ़ाया था मैंने, प्रोजेस्टेरॉन इज एट इट्स पीक। और ये पीक होने का मतलब क्या है? अल्टीमेटली मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ म्यूकस which leads to therefore optimum stickiness and therefore implantation। क्योंकि अगर ओव्यूलेशन हुआ एंड उसी दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब 14 डे पे ओव्यूलेशन और 14 डे पे फर्टिलाइजेशन, तो +7 माने 21, तो 21st डे में इंप्लांटेशन होना है। तो इसीलिए इट मेक्स द यूटेरस एब्सोल्युटली कंपैटिबल एंड फिट फॉर इंप्लांटेशन। और इसीलिए इंप्लांटेशन हो सकता है होता है ऑन द 21st डे इफ फर्टिलाइजेशन हैज ऑकर्ड ऑन द 14th डे, बिकॉज इंप्लांटेशन ऑकर्स आफ्टर द फर्स्ट 7 days। तो इंप्लांटेशन ऑकर्स आफ्टर द फर्स्ट 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो और जब तक इंप्लांटेशन नहीं होता है तब तक यू कैनॉट से दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट, यू कैनॉट से दैट द प्रेगनेंसी हैव स्टार्टेड, यू कैनॉट से दैट द लेडी हैज कंसीव्ड। तो लेडी कंसीव तभी करेगा व्हेन द इंप्लांटेशन हैज ऑकर्ड। विदाउट इंप्लांटेशन कभी आप ये नहीं कह सकते दैट द लेडी हैव कंसीव्ड। एम आई क्लियर? सो इंप्लांटेशन इज मस्ट, it is must for a lady to get pregnant, or to conceive, है ना? It is must for a lady to get pregnant or to conceive। याद रखिएगा, तभी जाके इंप्लांटेशन, अगर जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कह सकते लेडी हैज गॉट प्रेग्नेंट और कंसीव्ड। ठीक है? तो इसीलिए मैक्सिमम स्टिकीनेस रहना चाहिए। अल्टीमेटली ऑप्टिमम स्टिकीनेस इज इंपॉर्टेंट, है ना? उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा? 25 से 28 ये जो फेज है दैट इज अगेन LFOP, है ना? ये फिर से बैक करके चला जाएगा। और उसके बाद पोस्ट 28 अगेन FLOP, ये फॉर्मूला अप्लाइड। दैट मींस फ्लॉप टू फ्लॉप इज वन साइकिल एंड दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये डिस्कशन हम लोगों ने करा था। अब इसके ऊपर, इसके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, दैट इज हम लोग अगर कंसीडर करें एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तो एक आपको पता ही है, इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इफ द MC is of 32 days, then which is the day of ovulation? लोग, बहुत सारे लोग 16 सोचते हैं, लेकिन ये गलत। That is 32 minus 14 gives you 18, because this is the luteal phase that is always constant। बताया था अभी कुछ देर पहले मैंने, पिछले दिन भी बताया था। तो this is the day of ovulation, ये तो हो गया। इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन, if in a 28-day cycle the fertilization has occurred on the 14th day, then from which day the expected day of delivery is calculated? Then from which day the expected day of delivery is calculated? Very very important, है ना? फर्स्ट 21st डे से हम लोग। तो ऑप्शंस क्या है जरा देखिए। ऑप्शन में, ऑप्शन ए 21st, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन। ऑप्शन बी, क्योंकि बी में क्या हो रहा है? इंप्लांटेशन हो रहा है। तो द लेडी, उसका जो एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिलीवरी है वो बी ऑप्शन से
21st डे से शुरू हुआ क्योंकि इम्प्लांटेशन हो रहा है ना, एंड यू गेट -1 एंड यू गेट वाई के लिए ही तो हम है किरे, तो वाई के लिए हम है। अब देखिए ध्यान से, टेल मी, ड्यूरिंग अ रनिंग साइकिल, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग अ रनिंग साइकिल, साइकिल चालू हुआ, डज एनी लेडी अंडरस्टैंड विच इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन? अगर अंडरस्टैंड होता तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जरूरत नहीं होता। कब समझ में आता है? जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा तब उनको पता होता है कि चलो -14 days, दिस वॉज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, राइट? जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, लेकिन अभी तो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, so next cycle does not start, so she does not understand लास्ट साइकिल में उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या था। अगर उसको 14th डे मतलब डे ऑफ ओव्यूलेशन पता नहीं है तो उसको इंप्लांटेशन भी कैसे पता होगा? अगर उसको पता नहीं है तो डॉक्टर को कैसे पता होगा? हाँ, 14 कैसे पता होगा लेडी को? 14 कहाँ है? हाँ हुआ है, 14 डे पे हुआ है ओव्यूलेशन, 14 डे पे हुआ था। हाँ, अरे क्वेश्चन अगर लिखा है फर्टिलाइजेशन तो क्या फर्क पड़ता है? जब एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिलीवरी अगर कैलकुलेट करनी है तो जनरल कैलकुलेशन क्या होता है फॉर एवरी लेडी? तो इन इफ ये 28 डे साइकिल हमने कैलकुलेट कर लिया, 28 डे साइकिल, लेकिन कोई गारंटी है क्या 28 डे साइकिल होगा इसका? लास्ट साइकिल 20, नॉर्मल 28 डे साइकिल होता है, लेकिन लास्ट साइकिल 28 डे ही हुआ है, 29 हुआ है, 30 हुआ है, किसको पता? तो शी डज नॉट नो इन द रनिंग साइकिल कि उसका 14 डे कौन सा था। मैं ये बोलना चाहता हूं, इन अ रनिंग साइकिल शी डज नॉट नो विच वॉज हर 14 डे। If she does not know which was her 14th day, she will not know which was her 21st day. She will not know on the day on which she got pregnant. उनको कब पता चला? जब नेक्स्ट साइकिल मिस हुआ, another 5-6 days चला गया, उसके बाद उनको लगा कि अरे मे बी आई एम प्रेग्नेंट, देन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, देन HCG इन यूरिन, यूरिन में HCG आता है, एंड देन इट्स अ कंफर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट? तो सो इन दैट केस डॉक्टर के पास उसके बाद गया कि आई एम प्रेग्नेंट। Now expected day of delivery will be calculated. So from which day it will be calculated? And the answer is the lady does not know this, this, this. She does not know anything. But she remembers only one point. The doctor asked the lady कि आपको ये पता है कि लास्ट मंथ में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से शुरू हुआ था? That definitely the lady can say. Therefore, it is always calculated. EDD, माने expected day of delivery, is always calculated from the first day of LMP, full form, last menstrual period. So it is always calculated from the first day of the last menstrual period or last menstrual cycle. समझ में आया? पीरियड भी बोल सकते हो, साइकिल पीरियोडिकली होता है इसीलिए पीरियड, तो साइकिल पीरियोडिकली होता है ना इसीलिए पीरियड। So it is always calculated from the last menstrual cycle or last menstrual period. Am I clear? So this is the answer to the question. And this was the last question that I was about to ask, which I did not say. बुझते पेरेছো? बस मेंस्ट्रुअल साइकिल में और कुछ पढ़ाना नहीं है मुझे, जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। इसका भी एक फोटो ले ले सो दैट बाद में एक बार ये देख भी ले सकते हो तुम लोग। अच्छा इसका हाँ।
कैटरपिलर आपको समझ में आया? बहुत गर्मी लग रहा है रे। गर्म लगছে ना? नो सर, ওই জ্যাকেট পরে আছে একটা, কিরকম না হয়? जिंदा कैसे हैं ये? डन। कैन वी प्रोसीड? फोटो जरूर लीजिए, मैंने तो बोल दिया लेने के लिए। आज कोई नहीं आया क्यों? एग्जाम है इसीलिए? एग्जाम कब है? परसों तो। क्या है सिलेबस? हो गया ना? ओ वाह, तब तो हो गया, वेरी सिंपल सिलेबस। उसको लेके इतना मगजमारी का क्या बात है? सेकेंडरी रिप्रोडक्ट मेल अच्छा फीमेल अमेरिकन इसमें है ना सिलेबस में, तो पढ़ा देते हैं उसको। हाँ याद दिला दिया, अच्छी बात है। तो मेमोरी ग्लैंड पढ़ा देते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको इरेज करते हैं, मेमोरी ग्लैंड पढ़ा देते हैं, क्योंकि है सिलेबस में। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, वो मेमोरी ग्लैंड मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ यूजुअली। पढ़ा देते हैं। अच्छा हुआ बता दिया तुमने। चलिए डिस्कशन ऑन मेमोरी ग्लैंड्स ये करवा देते हैं। पहले भी पढ़ाया इसको, इसको जबरदस्त पढ़ा दिया था पहले, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। चलिए मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर। सेकंड, दीज आर द सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, secondary female sex characteristics. Number 3, they are autocrine and apocrine in nature. Autocrine का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, they secrete only on demand. They secrete only on demand. That is autocrine. Apocrine मैंने पढ़ाया था, the cells, the apical part of the cells, the apical part of the cells break to release its contents. तो मैंने पढ़ाया था द एपिकल पार्ट ऑफ द सेल्स ब्रेक टू रिलीज इट्स कंटेंट्स। मतलब अगर द एल्वियोलर सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ऐसा दिखता है, तो ये अगर सिक्रिटरी यूनिट्स है, तो ये एपिकल पार्ट ब्रेक होगा एंड द सेल विल बी लाइक दिस, एंड द सिक्रिटरी यूनिट, द सिक्रीशंस विल कम आउट। द एपिकल पार्ट ऑफ द सेल्स ब्रेक टू रिलीज द कंटेंट, देयरफॉर दे आर एपोक्राइन। समझे ना? इसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स में और दो इंपॉर्टेंट, इसका डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट कब होता है? डेवलपमेंट ऑकर्स, डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग नंबर 1 प्यूबर्टी एंड नंबर 2 प्रेगनेंसी। है तो अब ये जो ग्रोथ होता है ड्यूरिंग, तो देयरफॉर ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू द effect of estrogen and progesterone. Estrogen क्या करेगा? पढ़ाया था, increases the lipid content of the mammary gland, so increases the lipid content of the mammary gland, NCERT का line. Progesterone increases the number of alveolar cells of the mammary gland.
increases the number of alveolar cells of the mammary glands. So estrogen will increase the lipid content of the mammary gland and progesterone will increase the number of alveolar cells of the mammary gland. अब जरा देखिए, डेवलपमेंट हो गया। हाँ, अब एक और सेंटेंस एनसीईआरटी का, एक और सेंटेंस एनसीईआरटी का क्या है? A functional mammary gland, a functional mammary gland is the characteristic of all females, is the characteristic of all females. ये अगर रीजन होगा तो ये therefore it is a secondary female sex characteristic, इसका assertion होगा ये। बुझते पेरेছো? दोनों ही एनसीईआरटी का लाइन है। देखो मैंने दोनों सेंटेंस 47 का फर्स्ट सेंटेंस एंड इसका क्या नाम है सेकंड पैराग्राफ समरी का लास्ट सेंटेंस मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? A functional mammary gland is the characteristic of all females. This is the reason और उसका assertion है वो। अब मेमोरी ग्लैंड्स में देखिए कंपोनेंट्स और द सीक्वेंस ऑफ ये स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। एक टेक्निकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो लेट्स कंसीडर दिस इज द एल्वियोलर सेल, दीज आर द एल्वियोलर सेल्स, है ना, दीज आर द एल्वियोलर सेल्स। अब ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स बताते हैं बेटा। दीज आर द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, these are the memory tubules, this is the memory duct, this is the lactiferous ampulla, ठीक, और the memory ampulla। This one is the lactiferous tubule, this is the lactiferous duct। lactiferous tubule सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। lactiferous tubule is not a part of sequence। सीक्वेंस में मेमोरी ट्यूब्यूल आएगा, उसके बाद मेमोरी डक्ट आएगा, lactiferous ampulla आएगा, lactiferous duct आएगा, and finally this is the nipple। हाँ, and nipple के चारों ओर is the presence of the areola। एरियोला टिश्यू ना, एरियोला टिश्यू कुछ भी चिपका रहे हो। एरियोला टिश्यू कहां रहता है? बाइंडिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। एरियोला एंड एरियोला टिश्यू आर नॉट सेम। नहीं, वो दैट इज नॉट एरियोला टिश्यू, दैट इज कॉल्ड द एरियोला। अब ठीक है, तो ये सीक्वेंस पे क्या आएगा? सो मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अच्छा, इसके पहले ये है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और एक चीज 15 to 20 मेमोरी लोब्स। तो इसमें क्या है, मेमोरी लोब्स का काउंट कितना है? 15 to 20 इन नंबर। मेमोरी लोब्स that is 15 to 20 in number, and each memory lobe contain numerous alveoli, ताई तो? So each memory lobe contain numerous alveoli, alveolar cells, और ये alveolar cells are nothing but they contain milk, है ना? They hold and secrete milk, they contain or store and secrete milk। ठीक, तो ये बन गया, कोई दिक्कत क्या? हाँ, मल्टीपल मेमोरी लोब्स, मेमोरी ट्यूब्यूल निकलता है। तो पहले आएगा मेमोरी लोब, फिर मेमोरी लोब, मेमोरी ट्यूब्यूल, उसके बाद मेमोरी डक्ट। तो बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल आके मेमोरी डक्ट बनेगा। तो ये क्या है? पहले है मेमोरी लोब्स, यहां से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट, फिर लैक्टिफेरस एम्पाला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, फिर
निपल, राइट? कोई दिक्कत किसी को? चलो डन। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? तो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड, इसको पढ़ लेना बेटा। ठीक है। अच्छा, আরেকটা কথা, মেমোরি গ্ল্যান্ডের লোকেশন অন দি পেক্টোরালিস মাসল। सो लोकेशन, वो फोटोग्राफ देखना उसमें मिलेगा, ऑन द पेक्टोरालिस मसल। पेक्टोरालिस मेजर, है ना? सॉरी, लोकेशन इज ऑन द पेक्टोरालिस मसल। कोई दिक्कत किसी को? लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल इज अ कनेक्टिंग ट्यूब। लैक्टिफेरस एम्पाला के बाद लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल, এই যে এই ল্যাক্টিফেরাস টিবিউল বললাম কি, देयर आर डिफारेंट ল্যাক্টিফেরাস টিবিউল which are জয়নিং, মানে সাইড থেকে তৈরি হয়, যেগুলো ডাইলেটেড স্পেসের মধ্যে আসে। দ্যাট শুধুমাত্র তো মিল্ক ক্যারি করে না, তো অ্যাপার্ট ফ্রম মিল্ক আদার লিপিডস ওই সবগুলো সাপ্লাই করে ওরা। বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ বাট ল্যাক্টিফেরাস টিবিউল ইজ নট দি कंपोनेंट इन द सीक्वेंस, इन द रेगुलर सीक्वेंस। समझ में आया? रेगुलर सीक्वेंस में लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल आप कंसीडर मत करो। समझ में आया?
हो गया, इसमें और कोई सवाल नहीं होना चाहिए। फोटो ले लिया आप लोगों ने? क्यों? अरे ले लो बेटा, खत्म करो कहानी। टुडे वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। आज जो पढ़ना है हम लोगों को, हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसको। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑन दिस थिंग, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे बेटा। तो स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, हम लोगों को ये पता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द एम्पूल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। हम लोगों को ये पता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन is the ampulla is the ampulla of the fallopian tube। ठीक है जी। अब इसके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है माय डियर? इफ आई थिंक ऑफ दिस, then the ovum must reach the ampulla। ovum must reach the ampulla। क्या क्या काट के सही करेंगे? हाँ तो मैंने तो बोला ही है चेंज करने के लिए, तुम लोगों को बोला नहीं मैंने? तो मैंने बोला था कि पुराना किताब में एम्पुलरी इसमें जंक्शन लिखा हुआ है, दैट आई टोल्ड ना। मैंने की लिखा है? वो चेंज करो। वो तुम्हारा बहुत पुराना बुक है क्या? इसीलिए उसके बाद आया है इस बुक में, वो दैट इज एम्पुलरी रीजियन, और समरी में लिखा है जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्मस। तो सबको चेंज करके अभी एम्पुला करना है। ठीक है, तो एम्पुलर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो द ओवम मस्ट रीच द एम्पुला। तो क्राइटेरिया क्या क्या है? तो क्राइटेरियाज क्या क्या है? नंबर वन, द ओवम मस्ट रीच द एम्पुला, ये एक है। क्राइटेरिया नंबर टू क्या है? स्पर्म मस्ट रीच द एम्पुला। तो स्पर्म जब एम्पुला में रीच करेगा उससे पहले स्पर्म का दो लोकेशन होगा। द स्पर्म मस्ट रीच द फंडस ऑफ यूटेरस, दिस इज नंबर वन, एंड फ्रॉम देयर इट द स्पर्म रीच द एम्पुला। तो डायरेक्टली एम्पुला में स्पर्म नहीं पहुंचेगा, इट विल फर्स्ट रीच द एखाने फंडस ऑफ द यूटेरस, एंड फ्रॉम देयर इट विल रीच द एम्पुला टू फर्टिलाइज। समझ में आया? तो स्पर्म सबसे पहले नहीं पहुंचेगा एम्पुला में, पहले वो जाएगा अप टू द फंडस, और फंडस में पहुंचने के बाद वो फिर बुलाएगा उसको। कौन बुलाएगा? द ओवम, और फिर वो पहुंचेगा टुवर्ड्स द ओवम। तो याद रखिएगा डायरेक्टली स्पर्म नहीं पहुंचता है टुवर्ड्स द एम्पुला। ठीक, अब इसका पहला पार्ट, ओवम कैसे पहुंचेगा इनटू द एम्पुला। तो पहला पार्ट, ओवम रीचिंग द एम्पुला। तो फर्स्ट पार्ट, द ओवम रीचिंग द एम्पुला। द ओवम रीचिंग द एम्पुला कैसे होगा? देखो, ओवम विल बी रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओव्यूलेशन। ये ओवरी, ये ओव्यूलेशन हो गया, है ना। ओव्यूलेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है?
that is the secondary oocyte at metaphase 2 and the first polar body. So the ovum is ovulated, और ovulation कहां होगा? In the space. This space is called the coelom. पढ़ाया था मैंने. Ovum is ovulated in the coelom, which is picked up by the ciliary movement of the uterine fimbriae. I'm sorry, infundibular fimbriae. I'm sorry, infundibular fimbriae. Infundibular fimbriae, which is picked up by the movement of the by the ciliary movement of the infundibular fimbriae, and this ovum enters or passes through the infundibular os. ये ओपनिंग को कहते हैं infundibular os, मैंने पढ़ाया था. So the ovum, it passes through the infundibular os. Os माने ओपनिंग. This ovum जैसे ही infundibular में पहुंचा, infundibular wall में क्या है? Ciliated epithelium. अच्छा ना? So these are the ciliated epithelium present. So the movement of the ciliated epithelium, the movement of the cilia, है ना, present on the fallopian tube, present on the fallopian tube, present on the fallopian tube, है ना, propels or pushes the ovum up to the ampulla. So pushes the ovum up to the ampulla. तो ये मूव करते हुए एम्पुला को पुश करके कहां पहुंचाया? ओवम को पुश करके एम्पुला तक पहुंचाया. हो गया. By this the ovum reaches the ampulla. Therefore ovum reaches the ampulla and waits for the sperm. right? तो it will wait for the sperm unless the sperm arrives. कुछ नहीं हो सकता. So number 2, now how the sperm reach the ampulla, उसका कुछ steps है. Number 2, sperm reaching the fundus and from there up to the ampulla. 2 स्टेप. पहले स्पर्म फंडस तक पहुंचेगा, फंडस के बाद स्पर्म पहुंचेगा अप टू द एम्पुला. तो जरा देखते हैं. तो स्पर्म कहां रिलीज होगा? तो स्पर्म इज inseminated in the vagina. This is the semen. तो क्या होता है? The sperm is inseminated. Coitus, insemination माने क्या? Coitus in the vagina along with semen. Along with semen. Semen में आपको पता है कि seminal vesicle का secretion, prostate gland का secretion, Cowper's gland का secretion, सब कुछ मिलके semen बनेगा. Seminal gland का secretion अगर केवल होगा, that is the seminal plasma. तो this is semen जिसमें सब कुछ है. तो this semen is released in the vagina. अब आपको पता है since vagina is acidic in nature, therefore the sperm gets exposed to a hostile environment. ताई तो the sperm gets exposed to a hostile environment in the vagina because semen is alkaline and that is acidic.
তো এটা hostile environment, তাই তো? Then what will happen? So to protect the sperm, the coagulase in the semen will coagulate the sperm into the coagulate the semen into coagulum, তাই তো? So to protect the sperm, therefore to protect the sperm, the semen coagulates in presence of the enzyme जिसका नाम है called coagulase. तो सीमेन क्या करता है? कोआगुलेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम. तो सीमेन in presence of the enzyme coagulase, the semen coagulates to form the coagulum. Then what will happen? I told you that प्रोफिब्रिनोलाइसिन ये कब तक रहेगा? 5 मिनट्स. ये 5 मिनट्स में क्या होगा? विद इन दिस पढ़ाया था मैंने आप. ये 5 मिनट्स में क्या होगा? the secretion of the bulbourethral gland and Cowper's gland will neutralize the acidic nature. So in this 5 minute, Cowper's gland secretion neutralize, है ना? न्यूट्रलाइज करेगा तब तक. और ये जो कोआगुलम बना, this coagulum after 5 minutes will be broken by प्रोफिब्रिनोलाइसिन. किसका कंपोनेंट है? प्रेजेंट इन द सीमेन, एक्चुअली अ सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट. पढ़ाया था मैंने, प्रोस्टेट का सिक्रीशन है प्रोफिब्रिनोलाइसिन. that will activate into fibrinolysin, and by the action of fibrinolysin the coagulum breaks after 5 minutes. After approximately 5 minutes. So by the action of the fibrinolysin, the coagulum ruptures or breaks and the sperms are set free. So after this, therefore, the sperms are set free. पहले एतो किछु करार पड़े, then the sperms are set free. इतने सब कुछ के बाद. So the sperms are now set free, and the sperms, the sperm now enters the cervical canal, and from there into the sperm enters the uterus. समझे? Within the uterus क्या होगा? Within the uterus, in presence of calcium ions, within the uterus, from the uterine mucosa, calcium ions के presence में sperm का normal movement क्या है? Undulating like a snake. Sperm का normal movement is like this, undulating like a snake. The undulating movement will change into whiplash, the faster movement. Whiplash तक एरम, faster movement. So due to this, the undulating movement of flagella of sperm will convert into whiplash movement. Undulating movement will convert into whiplash movement. So it's a faster movement. And by this whiplash movement, the sperm reach the fundus of uterus. है ना? It will take approximately 5 minutes to reach. तो मैंने ये जो स्पर्म है यहां फ्री हुआ, सर्वाइकल कैनाल को क्रॉस किया, इधर पहुंचा, and from here it reaches the fundus, and from here it reaches the fundus. समझ में आ गया? It reaches the fundus of the uterus and waits. So it reaches the fundus of the uterus and waits for the call from the ovum. समझे? समझ गए? তাহলে ওভাম এখন এখানে বসে আছে,
Where is it? Where is the ovum? The ovum is here. The ovum is here and it will call up the sperm. right? तो so ये जो ओवम है इसके चारों ओर सेल्स भी है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा, पढ़ाया था मैंने आपको. The corona radiata cells, CR cells माने कोरोना रेडिएटा, ठीक है जेमनी नीचे. The corona radiata cells release लाइसोजाइम. जनरली लाइसोजाइम के बारे में आप सोचते हो कि फेगोसाइटोसिस करता है केवल, बट हियर वी सी दैट लाइसोजाइम एक्ट एज द केमो अट्रैक्टेंट, सो इट विल अट्रैक्ट द स्पर्म टुवर्ड्स इटसेल्फ. So the movement is called chemotaxis. So release lysozyme which behaves as a chemo attractant and therefore the sperm moves towards the ovum. तो स्पर्म ओवम के करीब आया. समझे? क्लियर? अब देख, तो फोटोग्राफ देखते हैं. तो करीब आने के बाद क्या करेगा? The acrosome of the sperm release the enzyme hyaluronidase which break the hyaluronic acid. तो क्या होगा उसका इफेक्ट जरा देखें हम लोग. तो ये है ओवम. ओवम अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte at first at metaphase 2 and the first polar body. देखते बच्ची हमरा. And this is the sperm. This is the sperm around with a sheath around it. एक्रोसोम से हाइलोनिडेज आया तो ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स है ना, ये अपने पोजीशन से हट गया. देख किस तरह से हट गया, देख सकता है बेटा. तो ये जो हट गया है ना, and exposes the zona pellucida to the sperm head. Exposes the zona pellucida to the sperm head. तो and now the zona pellucida is exposed to the sperm head. इतना तक क्लियर? कोई दिक्कत? बुझे चो? अब क्या होगा? जोना पेलुसिडा जैसे ही स्पर्म हेड पे एक्सपोज हुआ, देन टू थिंग्स हैपन. ध्यान दीजिएगा. देन टू थिंग्स हैपन. ओवम, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी. अब स्पर्म এখানে কি আছে দেখো. दिस इज ZP3, याद है? ZP3, ZP3 and this is integrin. याद है मैंने पढ़ाया था the antigen integrin. ठीक है, this is the integrin. अब क्या होगा देखिए, ये जो ZP3 रिलीज हुआ, this ZP3 will confirm the sperm of the same species. पढ़ाया था मैंने ये step 1. The ZP3 will confirm the sperm of the same species. And step 2, integrin or fertilizin of ovum undergoes agglutination. ये भी पढ़ाया था. Agglutination reaction with disintegrin or anti-fertilizin on sperm, on the sperm head. है ना? इंटरैक्ट कर लो. ये स्पर्म, अब देखो ये स्पर्म बनाते हैं. ये जो स्पर्म है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर भी ये बन गया डिसइंटीग्रिन.
जिसका और एक नाम है एंटी फर्टिलाइजिंग। तो ये इंटरेक्ट करेगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को हम लोग एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एंटीजन इज इंटीग्रिन, एंटीबॉडी इज डिसइंटीग्रिन, तो it will result in the formation of, so it will form the fertilization cone or the cone of reception. So it will form the fertilization cone, preferably called the cone of reception. तो फर्टिलाइजेशन कोन इंटीग्रेशन से बनेगा। जरा देखते हैं किस तरह से, ध्यान दीजिएगा बच्चा। जोना पेलुसिडा, अब व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन एकदम जोना पेलुसिडा के साथ लग गया है, समझे ना, अभी एकदम उसके साथ ये लग गया, ठीक है ना। अब देख, ये इंटीग्रिन और डिसइंटीग्रिन, ये स्पर्म हेड, ये स्पर्म हेड है ना, और एक कॉनिकल स्ट्रक्चर बन गया इधर ऐसा, दिस इज द फर्टिलाइजेशन कोन, और ये ऐसे ऐसे है ना। सो दिस इज द फर्टिलाइजेशन कोन ऑफ द कोन ऑफ रिसेप्शन। समझ में आ गया? एंड नाउ what will happen, এত গরম লাগছে রে বাবা, এসিটা পুরো বন্ধ করে দিয়েছিস তোরা? নো স্যার, আবার জ্বালিয়ে মারলি তোরা। কি বলছিস শুনছিস? समझ में आ रहा है? तुझे बंगाली आता है क्या? ने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। तुम कहां से हो? कालिम्पोंग से हो? अच्छा, अरे वाह, मजेदार। क्या कालिम्पोंग का कहां से हो? कौन सा गांव? एतमत, एतमाइल। एतमाइल किस तरफ? टाउन के अंदर ही? हाँ, सिलीगुड़ी से जब आते हैं, मतलब अपना तीस्ता बाजार होके जो आते हैं, चलो हाँ, पेट्रोल पंप आते हैं, कालिम्पोंग में चढ़ गया, कालिम्पोंग के रास्ता में चढ़ गया 14 किलोमीटर्स बिफोर एंटरिंग टाउन, लेफ्ट साइड में जो पेट्रोल पंप है, इधर से जब जा रहे हैं तो राइट साइड में पेट्रोल पंप। हाँ अच्छा, बड़ा प्यारा रास्ता है, 14 किलोमीटर्स है वो, जहां से चढ़ाई होता है 14 किलोमीटर्स एग्जैक्टली कालिम्पोंग टाउन। क्यों नहीं पता होगा? कालिम्पोंग में मैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बिताता हूँ जो कभी, तो शोइलाबास बोल के एक जगह है कालिम्पोंग के अंदर ही, ऐसे करके चढ़ जाता है नैना तरफ, देखो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, उसमें मैं जाके थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। उधर से फिर लावा जाते हैं, लावा के पास, लावा में तो एक मस्त जगह है, लावा का जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो तो जबरदस्त है, पूरा हमेशा वो क्लाउड रहता है अंदर, बहुत ब्यूटीफुल होगा। अच्छा, लावा बाजार के करीब हो रहता है वो, लावा, लावा से पहले 30 मिनट्स लगते हैं। फिर एक जगह है अलगरा, उधर से अलगरा ऐसे जाना पड़ता है, ऋषभ, है ना। हाँ, तो आई फ्रिक्वेंटली विजिट दोस प्लेसेस, बहुत प्यारा जगह है। एनीवे, चलो शुरू करें। तुम दोनों जाओगी? हाँ, नीट के बाद 6 मई को चला जाना, या तो 5 मई को चला जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नीट के एग्जाम सही से देके फिर जाना, मुझे कोई इशू नहीं है। चलो, ये हो गया, क्लियर है, प्रोसीड करें। अब मैंने क्या कहा, हाँ, अब देखो बेटा, एक्रोसोमल रिएक्शन विल स्टार्ट, पहले ही स्टार्ट हो गया था हाइड्रोनियस से, तो एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू होगा और फिर एक्रोसोम विल रिलीज ऑफ द एंजाइम एक्रोजिन, which is also called zonalysin। तो रिलीज ऑफ द एंजाइम एक्रोजिन और जोनालाइसिन। अच्छा, इसको इधर लिखने से गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुक, जगह अनयूटिलाइज्ड। अब देख, रिलीज ऑफ एक्रोजिन, एक्रोजिन और जोनालाइसिन, ये रिलीज होगा, एंड ये क्या करेगा, इट परफोरेट्स द जोना पेलुसिडा एट वन पॉइंट। जोना पेलुसिडा को ब्रेक नहीं करेगा, it will perforate the zona pellucida at one point. So it perforates the zona pellucida at one point,
तो इसका फोटो कैसा होगा जरा देखें हम लोग। जोना पेलुसिडा, एक पॉइंट पे परफोरेशन हुआ, अब ये हो गया। हाँ, खत्म हो गया। जरा वेट कर, पढ़ाने के बाद सवाल नहीं रहेगा बेटा, उसी को पढ़ाना कहता है। ठीक, ठीक। जैसे ही स्पर्म परफोरेट किया, तो वो उसका खिड़की, सपोज एक रूम, उसका खिड़की लेके पकड़ गया, पकड़ के खड़ा हो गया स्पर्म। रूम का एक ही ओपनिंग है, खिड़की, तो वो खिड़की पकड़ के खड़ा हो गया। अभी तक परमिशन नहीं मिला अंदर जाने का। स्पर्म इज अ जेंटलमैन, जब तक परमिशन नहीं आता तब तक वो जाता नहीं है। अब देख, अब क्या होगा, अब देख। फर्स्ट इट विल प्रिवेंट द ओवम, बोला कि मुझे मिल गया और मैं बाकी किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो द फर्स्ट थिंग इज डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा का डीपोलराइजेशन होने का मतलब क्या है? सोडियम आयंस अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आया, और डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करवा दिया, मतलब नर्व इंपल्स क्रिएट करा दिया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करवा दिया। जैसे ही स्पर्म आया, शॉक। समझ में आया? हम्म। मैंने कहा एक स्पर्म जैसे ही आया, बाकी स्पर्म को रोकेगा। कौन रोकेगा? ओवम। वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी स्पर्म आ जाएगा तो पॉलीस्पर्मी हो गया। तो डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ जोना पेलुसिडा टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट, FAST, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। की बोलना बुझली? जैसे ही स्पर्म आ गया, तो बाकी मेम्ब्रेन को तो डिफरेंट चेंज करवा देना पड़ेगा ना, बाकी तो बाकी स्पर्म भी घुस जाएगा, फिर उसको प्रिवेंट करना है। सो FAST, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी बाय डीपोलराइजेशन ऑफ जोना पेलोसिटा। डीपोलराइजेशन ऑफ जोना पेलोसिटा मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स आ गया, तो शॉक लग गया स्पर्म को, तो ये डीपोलराइजेशन हुई चीज। तो माथाটা কোথায় থাকে? হাঁটুতে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। एम आई क्लियर? बुझेছিস? हो गया। अब क्या होगा? जैसे ये कर दिया, अब अंदर, अब तो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और ये एकदम मर्ज हो गया। अब तक, अब तो स्पर्म इधर है, तो इधर क्या था? दीज आर दी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, आपको याद होगा। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दो चीज करेगा। नंबर वन, नंबर वन, लाइसोजाइम रिलीज करेगा। क्या नो? वो तो अभी तक खिड़की पकड़ के खड़ा हुआ है, अभी तक अंदर परमिशन नहीं मिला। अंदर बुलाना है, क्योंकि वो तो आ गया, उसको बुलाओ अंदर। एंड द स्पर्म जंप्स, है ना, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, एंड एट द सेम टाइम releases calcium ions to harden the zona pellucida। कैल्शियम आयन रिलीज करके जोना पेलुसिडा एकदम हार्ड बना दिया, सो दैट स्पर्म एंट्री का कोई चांस नहीं है। दिस इज कॉल्ड द स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, एकदम hardened zona pellucida। Nature of zona pellucida have now changed by deposition of calcium ions। বুঝলি? আর ওটা স্টিকিনেস থাকলো না, পুরো হার্ডেন্ড হয়ে গেল, ক্যালসিফিকেশন হয়ে। Got it? And when the lysozyme is released, the sperm comes in। अब स्पर्म को परमिशन मिला अंदर आने का, and the sperm comes in with the tail। जो नहीं तो बोल रहा, यूट्यूब वीडियो
লেকচার্স, অনলাইন, সব জায়গাতে লেখা আছে স্পার্ম ল্যাচটাকে বাইরে ফেলে ভেতরে ঢোকে, leaves the flagella outside and enters, which is absolutely wrong. और आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है. Remember, my dear, the entire sperm enters into the ovum cytoplasm. तो यूं ही तो लिखला हूं. जिक्र क्यों किया? ये तो ऑब्स्क्योर कर सकते थे हम. पता है ना आपको, पता है ना आपको, ये बोल के, लेकिन मैंने नहीं बोला. So the entire sperm enters into the cytoplasm. समझे? अब क्या होगा? अब कुछ चीजें होंगे माय डियर. दैट इज reductional division 2 completes. ठीक, ये तो कंप्लीट होना ही चाहिए. नंबर 2, एक्स फ्लैजेलेशन बाय लाइसोजाइम. लाइसोजाइम अंदर है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, दे विल डाइजेस्ट द फ्लैजेला ऑफ दिस स्पर्म. समझे? स्पर्म तो फ्लैजेला लेके घुसा अंदर, उसको डाइजेस्ट करना है. कौन डाइजेस्ट करेगा? लाइसोजाइम. तो एक्स फ्लैजेलेशन कहते हैं. एंड देयरफॉर क्या बना? क्या बना? दिस इज द एग न्यूक्लियस कह सकते हो, ऊटीट कह सकते हो, है ना? एंड दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी. ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और स्पर्म भी है, न्यूक्लियस वो भी हैप्लॉइड. समझे? हाँ. फिर अब क्या होगा? लास्ट स्टेप, एम्फीमिक्सिस और कैरियोगैमी, that is fusion of the male and female nucleus to form the zygote. तो क्या बना? बाजी बना ला. तो एम्फीमिक्सिस और कैरियोगैमी to form the zygote, that is 2n, and the second polar body is intact. So this is the zygote. This is the second polar body. করবে না, first polar body. হ্যাঁ ওই তো ভুলে গেছি, দেখেছিস? Thank you. And the first polar body degenerates. কোথায় লিখবো বল দেখি? ভাই লাইসোজাইমটা উপরে তুলে দিই. And the first polar body degenerates. ये भी तो होगा. 3 इवेंट है माय डियर. मिस्टेक हो गया. थैंक यू. एक तो रिडक्शनल डिवीजन, पहले तो ये डिजेनरेट करेगा, ये रिडक्शनल डिवीजन 2 कंप्लीट होगा, लगभग तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली होता है. ठीक है? तो ये होके फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट कर गया, सेकंड पोलर बॉडी, एंड दिस टोटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वन सेल स्टेज. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ fertilization, because zygote is the only cell present inside, which is 2n. বুঝতে পেরেছো? ওই 2n থেকেই মাল্টিপ্লাই করতে 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 ক্লিভেজ হবে. हाँ, तो पढ़े बोलूं. ठीक, इतना तक जो स्टेप्स बनाया ये समझ में आया? हर एक स्टेप. तो जैसे ही स्पर्म को कॉल किया, स्पर्म पहुंचा, हाइलुरोनिडेज, कोरोना रेडिएटर सेल्स मूव्ड अपार्ट, एक्सपोज द zona pellucida to the sperm head. Then CP3 confirms the sperm of the same species. Integrin disintegrin এরম ভাবে ধরলো to form the fertilization cone or the cone of reception. তারপরে acrosome releases zona lysine or acrosome, which perforates the zona pellucida at one point. তাহলে खिड़की पकड़ के खड़ा हो गया. Then first block of polyspermy by depolarization. Next, sperm is called by lysozyme from the cortical granules, and the second block of polyspermy by calcium ions. So calcification of the zona pellucida. বাইরে আছে তো কি হয়েছে? ওই ফেমাটাই তো ঢুকবে, কেন? ওই তো পারফোরেট করেছে, আর কাউকে অ্যালাউ করছে না পারফোরেট করার জন্য. একদম হবে না. কেন হবে? ও তো অলরেডি টাচ করে বসে আছে.
ওর কিছু সমস্যা নেই, বিকজ অলরেডি ওর ওর হেড ভেঙে গেছে, দেখো ছবিতে হেড ইজ ব্রোকেন, ঠিক? and then the sperm is called by lysozyme from the cortical granule to sperm enters exflagellation মানে including with the along with the flagella, उसके बाद reductional division 2 completes, first polar body degenerates and exflagellation happens, and thereafter the amphimixis or karyogamy formation of the zygote and the second polar body পেছো তুমি, that is the one cell stage, because the only cell is zygote now, 2n, বুঝতে পেরেছো? वही से डिवाइड करते करते सोमैटिक सेल बनेगा, जिसको कहते हैं क्लीवेज, जो कल का क्लास में हम लोग पढ़े। Am I clear? मजा आ गया? और सही है। हम्म, बिफोर फर्टिलाइजेशन रिडक्शनल डिवीजन 2 कंप्लीट नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन कैसे होगा बेटा? अंदर घुसना फर्टिलाइजेशन तब होता है जब एम्फिमिक्सिस और कैरियोगेमी होगा, विदाउट एम्फिमिक्सिस और कैरियोगेमी फर्टिलाइजेशन कभी हो नहीं सकता, है ना? फर्टिलाइजेशन द लास्ट थिंग, द फ्यूजन। देख लीजिए बेटा, बताओ। ओवरियन फोसा, ओवरियन ओवरियन फोसा, इनिब हाँ, बस डिफरेंस। और मैंने बताया था आपको इमोबिलिन, पढ़ाया था मैंने, वास डिफरेंस रिलीज होता है। वास डिफरेंस कभी नहीं चाहता कि स्पर्म उसके अंदर आ जाए, क्योंकि जैसे ही आ जाएगा वो तुरंत ये कर देगा। हम्म, आंसर एपिडिडाइमिस था, सही नहीं था। कहां से है भाई ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस? कस्टम प्रैक्टिस में ये था एपिडिडाइमिस लिखा आंसर, एपिडिडाइमिस में कैसे होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म का इनहिबिशन, फ्लैजेलर मूवमेंट का इनहिबिशन वास डिफरेंस का सिक्रेशन की वजह से होता है इमोबिलिटी, दैट इज नॉट अ सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस। इसीलिए ना, इसीलिए ना वास डिफरेंस वो इमोबिलिन सिक्रेट करेगा तो वो आएगा नहीं, जैसे ही ये हो जाएगा तुरंत वास डिफरेंस, मतलब जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलस आएगा तो वास डिफरेंस वो सिक्रेशन बंद कर देगा। मसल, हाँ हाँ, तो क्या है प्रॉब्लम? क्या? कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन, हाँ एकदम खुद होता है, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहता कि वो आए, क्योंकि वो डायरेक्टली चला जाएगा उधर। स्पर्म, स्पर्म अगर वास डिफरेंस में नॉर्मल कंडीशन में आए, देन स्पर्म विल गो सीधा टू द इजैकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस डज नॉट वांट दैट, इसीलिए वो प्रिवेंट करता है स्पर्म का मूवमेंट फ्रॉम द कॉडा एपिडिडाइमिस टू इट। बुझতে পেরেছো? फोटो ले लो, समझ में आ गया? कुछ नया मिला आप लोगों को? नया ही नया है तो वाह वाह वाह। হুম, অ্যারেস্টেড ছিল ততক্ষণ ধরে, সেকেন্ডারি উসাইডার, এই যে সব অ্যারেস্টেড স্টেজ, এগুলো সব অ্যারেস্টেড স্টেজ, মেটাফেজ 2 তে অ্যারেস্ট ছিল না, ये सब तो सेकेंडरी उसाइड। दाঁড়া এক সেকেন্ড, এই যে এগুলো ছিল जब तक ये नहीं हुआ तब तक क्या है सेकेंडरी उसाइड, दिस वाज सेकेंडरी उसाइड एट मेटाफेज 2, तो এটা অ্যারেস্টেড ছিল তো, एंड दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, यही तो था, अभी तक तो यही था, लेकिन जब तक रिडक्शनल डिवीजन 2 कंप्लीट हो गया तो ये हो गया ऊटिड एंड द सेकंड पोलर बॉडी। सब जगह नहीं है, जो सब मतलब সস্তা জায়গা থেকে যারা পড়াশোনা করে তারা বুঝতে পারে। এইটুকু তো এতদিনে বুঝেছিস যে এই লোকটা যেটা পড়ায় সেটা নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, আর আমি তো ওটা ইচ্ছে করে বললাম, आई कुड हैव ऑब्सक्योर्ड इट, नहीं किया ना।